मेरा एक एक कदम सीढ़ी से नीचे फिसल रहा था और मैं मदद के लिए पुकार रही थी, लेकिन वो दोनों किसी शैतान की तरह मुझे सिर्फ गिरता हुआ देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे, पर मेरी मदद के लिए कोई नहीं आ रहा था। तभी अचानक से मेरा हाथ रेलिंग पर फंस गया और मैं वहीं लटक गई। और बस कुछ ही पलों के बाद ऐसा लगा कि पूरी जमीन जोर जोर से हिलने लगी। और जैसे ही मेरी नजर सामने पड़ी तो होश उड़ गए, क्योंकि वहां पर तो मेरा नाम आराधना है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। जब तक मेरे माँ बाप जिंदा थे तब तक उन्होंने मेरी हर इच्छा को पूरा किया था। मैं उनके साथ बहुत खुश रहती थी। और फिर वो काली तारीख आई जिसने मेरे माँ बाप को मुझसे छीन लिया, और उसके बाद मेरी जिंदगी बिल्कुल बदल गई थी। अब मेरे साथ सिर्फ मेरी मौसी ही रह गई थी। माँ बाप के जाने के बाद मेरी जिम्मेदारी मेरी विधवा मौसी ने उठा ली थी। वो बेचारी खुद ही पहले से दुखों की मारी हुई औरत थी, लेकिन उन्होंने मेरा बोझ भी अपने कंधों पर उठा लिया। वो हमारा पेट पालने के लिए अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत करती थी। लोगों के घरों में काम करने जाती, कभी सिलाई करती तो कभी कुछ और। उनकी अपनी जिंदगी में सुकून बहुत कम था और परेशानी बहुत ज्यादा थी। वो बहुत मेहनत करती थी, इसीलिए हर वक्त थकी हुई रहती थी। मौसी के दो बेटे थे जो मेरे भाई भी थे, जिन्हें वो बहुत मुश्किल से पाल रही थी। मैं उन दोनों से बड़ी थी। जैसे तैसे करके मौसी हमें पढ़ा लिखा कर बड़ा कर रही थी। फिर इसके बाद जब मेरी उम्र शादी के लायक हो गई तो उन्होंने फैसला कर लिया कि वो मेरी जल्द से जल्द शादी कर देंगी, क्योंकि वो भी मेरी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने जल्दी मेरा रिश्ता सत्यम नाम के शख्स से तय कर दिया। वो एक साधारण सा आदमी था। उसके साथ उसकी माँ रहती थी। उसकी माँ के बारे में सब लोगों में ये बात चलती रहती थी कि वो बड़ी ही सख्त मिजाज और गुस्सा करने वाली औरत है। लेकिन बेचारी मेरी मौसी ने ये सब जानने के बावजूद भी हालातों के दबाव में मेरी शादी का फैसला कर लिया, क्योंकि अब मौसी की तबीयत भी आए दिन खराब रहती थी और उन्हें ये डर सताता रहता था कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो फिर मेरा क्या होगा। ये जमाना इतना जालिम है जहाँ लड़कियों का जीना बहुत ही मुश्किल है, और इसी वजह से मेरी शादी बहुत ही जल्दबाजी में कर दी गई। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ऊपर वाले ने मेरी किस्मत में ना जाने क्या लिख रखा है। एक के बाद एक ऐसे ऐसे मोड़ आ रहे थे कि समझ नहीं आता था कि जिंदगी किस तरफ जा रही है। अब मेरी शादी हो चुकी थी और शादी का आज पहला ही दिन था। जब मैं विदा होकर अपने ससुराल के घर में गई तो वहां पर हर चीज मेरे लिए बिल्कुल अनजानी थी। वहां कोई रौनक नहीं थी, बल्कि वहां के माहौल में अजीब सा भारीपन और खामोशी थी। ये देखकर मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई और मुझे अजीब सा डर सताने लगा। मुझे नहीं पता था कि इस दहलीज के पार मेरी जिंदगी अब मेरी सोच से भी ज्यादा बदल चुकी होगी। मैं एक ऐसे घर में आ गई थी जहां मैं भी सबके लिए अनजान थी और वो भी मेरे लिए अजनबी थे। और यही बात मेरे लिए एक नई परीक्षा जैसी होने वाली थी। मेरे पति उन आदमियों में से थे जो अपना दिमाग 1 रुपए का भी इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि उन्हें जैसा सिखा दिया जाता है वो बस उसी हिसाब से चलते हैं। और यही मेरे पति के साथ भी था। उन्हें उनकी माँ ने सिखा पढ़ाकर भेजा था। इसीलिए जब वो कमरे में आए तो उन्होंने दरवाजा इतनी जोर से बंद किया कि जिसकी आवाज पूरे घर में गूंज गई। वो बहुत अकड़ कर चल रहे थे और चेहरे पर गुस्सा भी साफ दिख रहा था। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि भला अभी तक तो मेरी उनसे कोई बातचीत भी नहीं हुई है, फिर वो इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हैं। जैसे ही वो कमरे में आए तभी उनकी नजर सामने रखी हुई टेबल पर पड़ी। उन्होंने एकदम से आगे बढ़कर उस टेबल पर जोर से लात मारी और वो टेबल खिसक कर कमरे के दूसरे कोने में जा गिरी, जिसकी वजह से उसका एक पैर चटक गया। कमरे में एक पल के लिए बिल्कुल सन्नाटा छा गया था। एकदम से वो गुस्सा करके चिल्लाकर बोले, ये टेबल किस बेवकूफ ने यहाँ बीच में रखी थी? अगर एक भी चीज उल्टी सीधी जगह पर रखी होती है तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। इसके बाद उन्होंने मोबाइल फोन निकाला और किसी को कॉल मिलाई और बहुत तेज तेज आवाज में बोलने लगे, तुम जानते हो मैं बहुत ही खतरनाक किस्म का इंसान हूँ। अगर मेरे सामने कोई जरा सी भी ऊंची आवाज में बात कर देता है ना तो मैं उसका मुंह तोड़ देता हूँ। मुझे हमेशा तमीज से बात करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं इस वक्त बिस्तर पर बैठी हुई थी और मेरे हाथ पैर बुरी तरह से कांप रहे थे। मैं अपने आप और अपनी किस्मत दोनों को ही कोस रही थी
कि ये किस किस्म के आदमी से मेरी शादी कर दी गई है, जिसका दिमाग सच में घुटनों में ही है। मैं बहुत अच्छे से समझ रही थी कि वो किसी और को नहीं बल्कि मुझे डराने के लिए ये सब नाटक कर रहा है, लेकिन ये सब जानने के बाद भी उसकी हर बात मेरे दिल में उतर रही थी, क्योंकि अभी तक मेरा सामना ऐसे किसी भी आदमी से नहीं हुआ था। मेरी मौसी के बेटे बहुत ही नरम मिजाज के थे। वो कभी भी ऊंची आवाज में बात नहीं करते थे, लेकिन मेरा पति तो ऐसा था जिसने कुछ ही देर में चिल्ला चिल्ला कर पूरा कमरा भर दिया था, वो भी बिना किसी बात के। मैं नजर झुकाकर चुपचाप बैठी रही और लंबी लंबी सांसें लेती रही। वो लगातार बोल रहा था, या ये कहूँ कि मुझे ही सुनाया जा रहा था। मैं उससे बहुत डर गई थी और ये अच्छे से समझ गई थी कि अगर इस घर में सुकून और शांति से रहना है तो फिर मुझे उसकी हर एक बात माननी होगी। उसने बड़े ही कड़क अंदाज में मुझसे कहा कि इस घर में सिर्फ मेरी माँ का ही आदेश चलता है। मेरी माँ की इच्छा के बिना इस घर का एक पत्ता भी नहीं हिलता है। और कान खोल कर सुन लो, अगर उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ भी हुआ या तुमने कोई भी गलती की तो फिर मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। वो बिल्कुल एक रूढ़िवादी आदमी था, जिसका दिमाग पुरानी सोच से भरा हुआ था, जिसे हमेशा यही सिखाया गया कि पत्नी पैरों की जूती होती है। जब सुबह हुई तो कमरे में रोशनी फैल रही थी, जिसकी थकान अभी भी मेरे चेहरे पर थी। मेरी सास ने मुझे जोर से आवाज दी और बोली कि अभी जाकर किचन में नाश्ता तैयार करो। वो भले ही मुझसे फिलहाल आराम से बात कर रही थी, लेकिन मुझे अब अजीब सा लग रहा था। मैंने खुद को समझाया कि घर में सबका यही तरीका होता होगा। शायद उनके यहाँ अगले दिन से ही नई दुल्हन काम करना शुरू कर देती होगी। मैं चुपचाप किचन में चली गई। बर्तनों की आवाज और नाश्ते की खुशबू चारों तरफ फैल रही थी। मैं नाश्ता बनाकर वापस आई तो देखा कि बाहर एक नया हंगामा मचा हुआ था। दरअसल मेरी सास मेरे कमरे में शिफ्ट हो गई थी। जो सामान उन्होंने मेरी मौसी से लिया था वो सब उसी कमरे में रखा था, और जो भी चीज़ मेरी थी वो भी अभी तक उसी कमरे में रखी हुई थी। मुझे सब देखकर बहुत हैरत हुई, लेकिन फिर भी मैं चुप रही। उन्होंने साफ साफ मेरी मौसी से कहा था कि आप जो भी देंगी वो सब कुछ बस आपकी लड़की का ही होगा, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ तो सच्चाई कुछ और ही दिख रही थी। मेरे पति का रंग मेरे मुकाबले थोड़ा सा साफ था, और इसीलिए हर छोटी छोटी बात पर बार बार मेरे पति और मुझ में तुलना करके हमारे बीच के फर्क का जिक्र किया जाता था, और मुझे एहसास दिलाया जाता था कि मैं पराए घर से आई हुई हूँ। शादी हो जाने के बावजूद भी मुझे घर का सदस्य नहीं माना जा रहा था। इसके बाद मेरी सास बोली कि तुम अपना जो जरूरी सामान है वो उठाओ और मेरे कमरे में शिफ्ट हो जाओ। बस ये अभी कुछ दिन की ही बात है। मैंने उनकी बात चुपचाप सुनकर सिर हिला दिया, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये समझ आ रहा था कि ये कुछ दिन की बात नहीं होगी, ये हमेशा का ही हाल हो जाएगा। मैं चुपचाप उनके कमरे में गई। देखा तो वहां सिर्फ पुराना सा बेड पड़ा था। अलमारी के नाम पर एक पुराना जंग लगा बक्सा रखा था। मैं चुपचाप से अपना सारा सामान इस बक्से के अंदर रख दिया। बेड को अच्छे से साफ किया। कमरे में मुझे घुटन और बदबू सी महसूस हुई। जब मैंने बेड के नीचे देखा तो वहां पर काफी सारा कचरा जमा था। फिर मैंने सारा कचरा साफ किया, अच्छे से झाड़ू लगाई और पोछा भी लगाया। अब जो कचरे की बदबू थी वो तो साफ हो गई थी, लेकिन जो सीलन की महक थी वो अभी भी आ रही थी, क्योंकि उस कमरे की दीवारों में काफी भयंकर सीलन आ चुकी थी। लेकिन अब मैं कर ही क्या सकती थी? वही कमरा मेरा ठिकाना बन चुका था। मैं वो दुल्हन थी जिसे अगले ही दिन ही उसका अपना कमरा छीन लिया गया, और वो कुछ भी नहीं कर सकी। धीरे धीरे उस घर में मेरे दिन गुजरते रहे। मेरी सास अक्सर मेरे पति को आशीर्वाद देती कि भगवान तुझे जल्दी ही दो दो बेटों का बाप बना दे। वो बार बार बेटों का जिक्र करती और भगवान से प्रार्थना करती रहती। उनकी हर एक बात में यही जिद दिखती थी कि उन्हें बस बेटा ही चाहिए। मैं चुपचाप ये सब सुनती और दिल में सोचती कि बेटा या बेटी देना ये तो सिर्फ भगवान के हाथ में है। लेकिन मेरी सास को ये सब कौन समझाए? अगर वो यही सोचेंगी तो फिर अगर इसका उल्टा हो गया तब तो वो मेरे बच्चों को बोझ ही बना देंगी। मैं इसी डर की वजह से भगवान से दिल से प्रार्थना करती कि अगर इन्हें बेटे की इतनी ही ख्वाहिश है तो भगवान प्लीज पहले इन्हें एक बेटा ही दे दो। मेरी शादी को सिर्फ 3 महीने ही गुजरे थे। अभी तक कोई खुशखबरी नहीं थी, लेकिन मेरी सास की बात हर वक्त बस बच्चों के आसपास ही घूमती रहती थी। मुझे तो लग रहा था कि शायद इस बारे में मेरे पति उनसे कुछ ना कुछ तो कहेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी नहीं बोला कि
आपने एक नई दुल्हन को उसके कमरे से निकाल दिया, क्योंकि आखिर वो कमरा तो था मेरे पति का भी ना। लेकिन ना तो उन्हें इस बात पर कोई हैरानी हुई थी और ना ही कोई दिक्कत। सब कुछ वहाँ एक रूटीन के मुताबिक ही चल रहा था। जब मेरे पति का मन होता तो वो मेरे कमरे में आ जाता, कभी कुछ चीज लेने के बहाने, कभी किसी बात के लिए, और अपने काम से मतलब रखकर वापस चला जाता। और फिर वो आराम से अपनी माँ के कमरे में ही रहता और मैं अपनी सास के उस पुराने से कमरे के टूटे हुए बेड पर अकेली पड़ी रहती। रात को अक्सर मुझे नींद नहीं आती। कई बार मैं छत को घूरती रहती और इसी तरह से खामोशी से मेरे दिन गुजर रहे थे। शुरू शुरू में मुझे लगा था कि शायद मैं अपने हालात को बदल लूंगी, लेकिन अब हर एक दिन मुझे एहसास दिला रहा था कि मेरी जिंदगी अब वैसी कभी नहीं होगी जैसा मैंने सोचा था। पर आगे मेरे साथ जो होने वाला था उसका अंदाजा भी मुझे बिल्कुल नहीं था। एक दिन मैंने पनीर की सब्जी बनाई। मैंने बहुत मन से खूब अच्छे से मसालों को भून कर वो सब्जी काफी देर खड़े होकर पूरे ध्यान से बनाकर तैयार की थी। जब सब्जी तैयार हुई तो हम तीनों लोग एक साथ खाने के लिए बैठे। उस वक्त बिल्कुल खामोशी थी। सिर्फ बर्तनों की आवाज ही इस खामोशी को तोड़ रही थी। हर कोई खाने में व्यस्त था। मेरी सास ने पहला कौर तोड़ा और जैसे ही मुंह में रखा तो तुरंत ही मुंह बनाकर जोर से चिल्लाकर बोली, हम्म, अरे ओम महारानी, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? इतना ज्यादा नमक डाल दिया। वो मुझे हमेशा इसी तरह के शब्दों से बुलाती थी, जैसे कि मेरा कोई अपना नाम ही नहीं है, ना ही मेरा कोई अस्तित्व है। मैंने धीरे से जवाब दिया, पर माँ जी, मुझे तो ठीक लग रहा है। ये बात बिल्कुल साधारण थी, लेकिन मेरे मुंह से इतना निकलते ही जैसे वहां का माहौल बिल्कुल बदल गया। मेरे पति ने तुरंत एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर जड़ दिया। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे वक्त रुक गया हो। एक तेज झटका था जो मेरे चेहरे से होता हुआ मेरे पूरे शरीर में फैल गया। आंखों के सामने अंधेरा छा गया, दिमाग जैसे सुन्न पड़ गया और कानों में सिर्फ सनसनाहट फैल गई थी। वो गुस्से में जोर से चिल्लाया, जब मम्मी कह रही हैं कि नमक तुमने ज्यादा कर दिया है तो फिर वापस पलटकर जवाब क्यों दे रही हो? जाओ, जाकर इस सब्जी को अभी ठीक करके लाओ। मैं इसके आगे कुछ भी नहीं बोल पाई। मेरा दिमाग ऐसे लग रहा था जैसे बिल्कुल सुन्न हो गया हो। जबकि मेरी सास के खाना खाने से पहले मेरे पति ने खाना शुरू कर दिया था और पहले वो बिल्कुल चुपचाप खा रहा था। उसे सब्जी में कोई दिक्कत नहीं लगी, लेकिन जैसे ही सास ने शिकायत की तो वो तुरंत मेरे खिलाफ खड़ा हो गया। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन मैंने उन आंसुओं को गिरने नहीं दिया। मैं भारी कदमों से चलती हुई वापस किचन में आ गई। सब्जी के बर्तन को मैंने दोबारा चूल्हे पर रखा और उसे ठीक करने लगी। मेरे हाथ कांप रहे थे और अब आंसू आंखों से बाहर बह रहे थे। मैं उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो नहीं रुक रहे थे। पहली बार ऐसा था जब किसी ने मुझ पर हाथ उठाया था, और वो भी उस इंसान ने जो मेरा हमसफर था। इसके बाद तो मेरी जिंदगी जैसे पूरी तरह से बदल गई, जिसमें हर एक दिन एक जैसा ही था। लेकिन हाँ, हर बीते दिन की तुलना में वो मेरे लिए भारी ही होता था। अब जिसके दिल में जो आता वो मुझे मुंह उठाकर कह देता। जब दिल करता तो मेरा पति मुझ पर हाथ उठा देता। मेरे लिए अब ना तो उस घर में कोई इज्जत थी, ना कोई हद, और ना ही मेरा कोई ख्याल बाकी रहा था। उस घर में मेरा वजूद सिर्फ एक काम वाली बाई की तरह काम करने के लिए ही रह गया था, जैसे कि मैं कोई इंसान नहीं बल्कि एक मशीन हूँ। मेरे पास जो मौसी के दिए हुए नए कपड़े थे वो भी धीरे धीरे मेरी सास ने मुझसे ले लिए। कभी ये कहकर कि ये अब तुम्हारे लिए नहीं है, और कभी ये समझा कर कि तुम्हें इनकी अब जरूरत ही क्या है। मुझे एक कोने में कर दिया गया था, जहाँ ना तो मेरी कोई मर्जी थी ना कोई इच्छा। पूरा दिन मैं घर के काम करती रहती, बर्तन धोना, सफाई करना, कपड़े धोकर सुखाना, प्रेस करना। लेकिन हर काम को करने के बाद भी मुझे उसके लिए कोई ना कोई बात सुनने को मिलती थी। कभी ताना तो कभी डांट और कभी बेइज्जती, और कभी तो पति की मार भी। मुझे अक्सर सिर्फ दाल रोटी खाने के लिए मजबूर किया जाता था, और मेरी सास और पति रात को अक्सर बाहर से अपने लिए खाना मंगवा लेते थे, कभी पिज्जा, टिक्की या कुछ और। घर में उस बेहतरीन खाने की खुशबू चारों तरफ फैली होती और मैं बस दूर खड़ी देखती रहती। वो लोग खाते रहते और मैं इंतजार करती कि शायद आज वो मुझसे कह दे कि आओ तुम भी खा लो।
लेकिन मेरे लिए एक निवाला भी नहीं बचता था। मेरी प्लेट में हमेशा दाल रोटी ही रहती थी। मेरी हालत अब दिन पर दिन खराब होती जा रही थी, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता भी तो नहीं था। भला मैं कहाँ जाती? मैं अपनी मौसी के पास वापस लौटकर उनकी तकलीफ और ज़्यादा नहीं बढ़ा सकती थी। वैसे ही उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ झेला था। ये सारे सवाल हर वक्त मेरे दिमाग में चलते रहते थे। मेरे पति के लिए मुझ पर हाथ उठाना जैसे एक बहुत ही मामूली बात थी, जैसे कि अब उनकी जिंदगी का ये रोज का हिस्सा हो। वो बहुत ही छोटी छोटी बातों पर ऐसा करता था। कभी किसी दूसरे का गुस्सा मुझ पर उतार देता, और कभी अगर मैं उसके मन मुताबिक उसकी बात का जवाब ना देती, तब भी वो ऐसा ही करता। एक दिन जब मैं बहुत परेशान हो गई, तो मैंने हिम्मत करके उससे पूछा, आप मुझ पर बार बार हाथ क्यों उठाते रहते हैं? वो कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर बहुत ही लापरवाह तरीके से बोला, मैं एक मर्द हूं और बाहर से पैसा कमा कर लाता हूं। तुम्हें पता भी है कि बाहर से पैसे कमाना कितना मुश्किल है। इस वजह से मैं बहुत परेशान हो जाता हूं। मुझे डिप्रेशन हो जाता है, और जब मैं तुम पर हाथ उठाता हूं तो मेरा सारा डिप्रेशन खत्म हो जाता है। उसकी ये बात सुनकर मेरे अंदर जैसे कुछ टूट गया था। उसके लिए ये सब बहुत ही साधारण था, जैसे कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है, जैसे कि मेरे दर्द की कोई कीमत ही नहीं है। मैं जैसे कोई पुतला हूँ जिस पर वो अपनी जो मर्जी चाहे चला सकता है। उसकी बात सुनकर मैं चुप हो गई। मेरे दिल में गहरा दर्द उठने लगा। जिस इंसान के साथ मैंने जिंदगी के इतने सुनहरे सपने सजाए थे, जिसे मैं अपने दुख दर्द का साथी समझ रही थी, असलियत ये थी कि उसके लिए मेरा दुख सुकून के जैसा था। कुछ दिनों के बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझ में कुछ परिवर्तन सा आ रहा है। मुझे अजीब सी घबराहट होती रहती और बार बार उल्टी सी महसूस होती। फिर मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये खबर सुनकर घर का माहौल बिल्कुल बदल गया। जिस घर में हर वक्त मेरे लिए नियम कायदे और बुरा व्यवहार था, वहाँ अचानक से खुशी की लहर फैल गई थी। मेरी सास के चेहरे पर मैंने पहली बार अपने लिए प्यार देखा, और पति का अंदाज भी बदलने लगा था। मैं हैरान रह गई, क्योंकि जिस व्यवहार के साथ मैं अपने दिन गुजार रही थी, मुझे लग रहा था कि शायद इस खबर पर भी इन लोगों को कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन बिल्कुल उल्टा हुआ था। इसके बाद तो मेरे पति ने तुरंत अपनी माँ से बात की और उन्हें इस बात के लिए तैयार किया कि मुझे अब अपने कमरे में वापस भेज दिया जाए, क्योंकि अब मुझे आराम और सुकून की ज़रूरत है। मुझे मेरा कमरा वापस मिल गया था, जहाँ मैं विदा होकर आई थी। उस कमरे में पहुंचकर मैं पहली बार सुकून महसूस कर रही थी, लेकिन अब एक नई उलझन शुरू हो गई थी। मेरे पति और मेरी सास मेरी वजह से हर वक्त आपस में उलझते रहते थे। मैं अक्सर चुपचाप उनकी तेज आवाज़ सुनती और हैरान होती। मैं सोचती थी कि ये लोग कितने अजीब हैं। पहले ये दोनों मुझसे लड़ते रहते थे, और अब मुझे एक तरफ करके ये एक दूसरे से लड़ रहे हैं। पर मुझे समझ नहीं आता था कि आखिर ऐसा अब क्या हो गया है। इसलिए मैंने एक दिन उनकी बातें सुनी। मेरा पति तेज से चिल्लाकर कह रहा था कि अभी बच्चे को पैदा तो हो जाने दो। जब तक बच्चा उसके पेट में है, तब तक तो उसका ख्याल रखना ही पड़ेगा ना। तुम क्यों बिना बात परेशान होती रहती हो माँ? तुम तो अच्छे से जानती हो ना कि मुझे बच्चे कितने पसंद हैं, और देख लेना, मेरा तो बेटा ही पैदा होगा। उसकी ये बातें सुनकर मेरे अंदर एक अजीब सी वीरानी पसर गई। मुझे समझ आ गया कि इस घर में मेरी हैसियत सच में क्या है। ये सब प्यार नहीं था, ये सब तो किसी स्वार्थ की खातिर सिर्फ नाटक किया जा रहा था। मेरा वजूद उनके लिए सिर्फ अपने आने वाले बच्चे से जुड़ा था। मैंने अपनी बढ़ती हुई उम्मीद को रोक लिया, लेकिन अब कम से कम बच्चों के बहाने ही सही मुझे चैन की सांस लेने की जगह जरूर मिल गई थी। अब दिन भर में कई बार ऐसा होता था कि उस घर में शोर शराबा कम होता था, और मैं अपने अंदर पलते हुए अपने बच्चों के साथ सुकून महसूस कर सकती थी। पुराने जमाने के लोग अक्सर ऐसी बातें बताते हैं कि जब एक औरत माँ बनने वाली होती है तो घर का पूरा माहौल बदल जाता है। जो घर के मर्द होते हैं, उनका व्यवहार भी काफ़ी नरम हो जाता है, और कई बार तो बिखरे रिश्ते भी संभल जाते हैं। मैं भी इसी सोच में थी कि शायद अब मेरी ज़िंदगी में भी कुछ बदलाव आ जाए, कुछ बेहतर हो जाए, और शायद ये घर भी पहले जैसा ना रहे। इस दौरान घर में अब मेरे लिए कभी दूध, कभी फल फ्रूट और कभी ड्राई फ्रूट्स भी आने लगे थे। जहाँ पहले मेरे लिए सिर्फ दाल और रोटी ही होती थी, अब मेरे आगे एक बेहतर खाने की प्लेट सजी हुई रखी जाने लगी थी, और मुझे भी थोड़ी वैल्यू मिलने लगी थी।
मेरा पति भी अब मुझे बदलता हुआ लग रहा था। वो रोज मेरे कमरे में आता था, कभी वहां घंटों बिताता तो कभी वो वहीं पर सो जाता। अब उसका व्यवहार मेरे लिए पहले से नरम था और वो मेरा ख्याल भी रखने लगा था। फिर जब मैं डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई तो वहां से हमें पता चला कि मुझे जुड़वा बच्चे होने वाले हैं। ये सुनते ही घर में खुशी की लहर दौड़ गई थी। मेरे पति को बस ये जानने की उत्सुकता थी कि बेटा होगा या बेटी, और इसीलिए अगली बार जब हम चेकअप के लिए गए तो वो मुझे अपनी पहचान वाली डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने लेकिन साफ तौर पर कहा कि ये बात 5 महीने पूरे होने के बाद ही साफ तौर पर बताई जा सकती है, इसलिए अभी आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये बात पक्की है कि आपको ट्विंस हैं। ये सुनकर मेरे पति के चेहरे पर खुशी आ गई थी। वो तो जैसे खुशी से संभल नहीं पा रहा था। वो कहने लगा, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मुझे 2 बेटे होंगे। मेरी माँ की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। इसी खुशी में उसने अपनी जेब से नोट निकाले और अपनी माँ के सिर से पैसे उतार कर उन्हें उड़ाने लगा। मैं ये सब चुपचाप देख रही थी और हैरान थी कि इन दोनों माँ बेटे का रिश्ता ऐसा है कि उनके बीच किसी और को कोई जगह मिल ही नहीं सकती थी। उनकी खुशी और उनका गुस्सा सब कुछ एक दूसरे के आसपास ही घूमता रहता था। लेकिन कम से कम उस वक्त मेरे पति में एक बहुत बड़ा बदलाव ये आया था कि अब उन्होंने मुझ पर हाथ उठाना बंद कर दिया था, क्योंकि उन्हें भी अच्छे से पता था कि मैं माँ बनने वाली हूँ। और बस वो इसी वजह से मेरी थोड़ी इज्जत कर रहे थे। इस बदले हुए वक्त में जो भले ही थोड़ा सा बदलाव था, उसमें मुझे पहली बार कुछ सुरक्षा का भाव महसूस होता था। 5वां महीना खत्म हो चुका था और अब वो दिन आ गया था जब हमें डॉक्टर के पास एक बार फिर से जाना था। घर में सुबह से ही शोर मचा था। मेरी सास बार बार कह रही थी कि देख लेना, बेटे ही होंगे। मेरा पति भी इस बात को दोहराता चला जा रहा था। गाड़ी में बैठते वक्त भी उनकी बातें आपस में खत्म ही नहीं हो रही थी। उनके हर एक शब्द में सिर्फ बेटा बेटा यही गूंज रहा था। मैं चुपचाप बैठी थी। मेरे दोनों हाथ अपने पेट पर थे और मैं भगवान से अंदर ही अंदर प्रार्थना कर रही थी। मेरे अंदर एक उम्मीद भी थी और एक भयंकर डर भी। न जाने क्यों, लेकिन मेरी सिक्स सेंस मुझे बार बार कह रही थी कि शायद बेटी ही होगी। लेकिन फिर भी मैं भगवान से कह रही थी कि बेटा हो जाए तो कम से कम ये लोग खुश हो जाएंगे, वरना ये तो मेरा जीना ही मुश्किल कर देंगे। रास्ते भर बस यही बातें चलती रहीं। कभी मेरी सास बोलती कि हमारे खानदान का वारिस आने वाला है, कभी पति कहता कि देख लेना माँ, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। तभी न जाने कैसे मेरे मुंह से निकल गया, अगर बेटी हुई तो। मेरा इतना कहना था कि मेरी सास तुरंत तिलमिला गई। उन्होंने सख्त अंदाज में कहा, अपनी जुबान को लगाम लगाओ, जैसे कि मैंने कोई बहुत बड़ी गलत बात कह दी हो। मैं चुप हो गई और मेरा दिल टूट सा गया। इसके बाद हम अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर के कैबिन में हम बैठे हुए थे। उनका कमरा ठंडा था और रोशनी फैली हुई थी। डॉक्टर ने मुझे बेड पर लेटने को कहा और मशीन तैयार की। उस वक्त कमरे में कुछ पलों के लिए खामोशी पसर गई। मैं अच्छे से जानती थी कि ये सब गलत है, लेकिन मैं उन लोगों के आगे कुछ नहीं बोल पा रही थी। मेरी सास और पति दोनों की आंखों में बेचैनी और इंतजार साफ नजर आ रहा था। मेरी सास बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थी। ये देखकर मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो चुकी थी। मुझे नहीं पता था कि डॉक्टर के अगले शब्द क्या होंगे, और फिर जैसे ही डॉक्टर ने ये कहा, बधाई हो, आपको 2 बेटियां हैं। ये सुनते ही कमरे की हवा जैसे भारी हो गई। मेरे पति और मेरी सास दोनों के चेहरे से खुशी ऐसे गायब हुई जैसे कि गधे के सिर से सींग। बिल्कुल सन्नाटा पसर गया। डॉक्टर ने जब उनके चेहरे के भाव देखे तो थोड़ा सा रुकी। उन्होंने दोबारा नरमी से कहा, क्या हुआ, आप लोग खुश नहीं हैं क्या? अरे 2 हेल्दी बच्चे हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आज के टाइम पर दोनों बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। फिर वो अपनी फाइल देखने लगी और दूसरे मरीज से बात करने लगी। मेरे पति ने मेरी तरफ देखा और बिना कुछ कहे मुझे बाहर आने का इशारा करके चला गया। मेरी सास इस वक्त बहुत गुस्से में थी। वो भी कुछ नहीं बोली, बस मुंह मोड़कर चली गई। मुझे लगा कि अब फिर वही शोर शुरू होगा, लेकिन सब चुपचाप बाहर निकल आए। घर का रास्ता भी खामोशी में कटा। मैं गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी थी। मेरे हाथ पेट पर थे और दिल में भयंकर डर उठ रहा था।
मेरे पति और मेरी सास आगे बैठकर धीमे धीमे कुछ बातें कर रहे थे। घर पहुंचते ही जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, माहौल बिल्कुल बदल गया। खामोशी टूटी और आवाजें तेज गूंजने लगीं। मेरी सास जोर से चिल्लाकर बोली, ये तो बेटा पैदा ही नहीं कर रही, बल्कि दो दो बेटियां ला रही है, ताकि मेरे बेटे का सिर शर्म से झुक जाए और लोग उसे गिरी हुई नजर से देखें। वो लगातार जहरीली बातें बोलती जा रही थी, जैसे ना जाने कितने दिनों से ये सब उनके दिल में भरा हुआ था। वो मेरे पति को समझा रही थी कि बेटियों के बाप की कोई इज्जत नहीं होती और उसे समाज में सिर झुकाकर चलना पड़ता है, और यही बेटियां बड़ी होकर सब कुछ लेकर चली जाती हैं। अचानक उसने मेरे पति को आदेश दिया कि इसे अभी ले जाओ और इस मुसीबत से छुटकारा पाओ। ये सुनते ही मेरे पैर कांपने लगे। मैंने तुरंत कहा, नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मेरे मुंह से ये शब्द निकलते ही मेरे पति ने मुझे जोरदार थप्पड़ मारा। उस पल मुझे जैसे सब कुछ रुक गया। वो गुस्से में बोला, चुपचाप मेरे साथ चल। वो मुझे फिर से डॉक्टर के पास ले गया। रास्ते में गाड़ी बहुत तेज चल रही थी और माहौल भारी था। मैं लगातार रो रही थी। डॉक्टर ने जैसे ही ये बात सुनी, वो गंभीर होकर बोली, आप लोगों का दिमाग ठीक है? 5वां महीना पूरा हो चुका है और छठा शुरू हो गया है। इस वक्त 2 बच्चे हैं और ऐसा कुछ करना आराधना की जान के लिए खतरा हो सकता है। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। हम वहां से निकलकर दूसरी जगह गए। दूसरे डॉक्टर ने भी यही कहा। फिर वो मुझे एक और जगह ले गया। पूरा दिन हम भटकते रहे, कभी गाड़ी में तो कभी क्लिनिक के बाहर। मैं बुरी तरह से थक चुकी थी। मेरा शरीर टूट रहा था और दिल भी बैठ रहा था। जहां भी गए बस एक ही जवाब मिला, लेकिन मेरा पति हार मानने को तैयार ही नहीं था। फिर वो मुझे एक आदमी के पास ले गया। उसने पैसों की बात की और कहा कि इसके बदले 4 लाख चाहिए। इतने पैसे मेरे पति के पास नहीं थे, इसीलिए वो मुझे वापस घर ले आया। घर आकर वो मेरी सास के साथ बैठ गया। दोनों गुस्से से मुझे घूर रहे थे। वो बार बार कह रहे थे, किसी ने बात ही नहीं मानी। अगर कुछ गलत हो गया तो जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं एक कोने में बैठकर चुपचाप रोती रही। मुझे समझ नहीं आ रहा था मेरी गलती क्या है। वो लोग कुछ प्लान कर रहे थे, शायद किसी भी तरह अपनी बात मनवाना चाहते थे। मुझे डर लगने लगा कि ये लोग मुझे कुछ खिला भी सकते हैं, लेकिन अगर मैं ना खाऊं तो फिर कैसे रहूं इस घर में? मैं सोचने लगी, क्या लोग ये मुझे घर से निकाल देंगे? तभी मुझे एहसास हुआ कि उन्होंने मेरे लिए कुछ और ही खतरनाक सोच रखा है। सुबह उन्होंने मुझसे कहा कि मैं छत पर जाकर कपड़े उतार कर लाऊं। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। बाहर की हवा में अजीब बेचैनी थी। जब मैं आगे नहीं बढ़ी तो मेरे पति ने ऊंची आवाज में फिर कहा, कपड़े उतार कर लाओ। मेरी सास भी वहीं खड़ी थी और उसके चेहरे पर सख्ती साफ दिख रही थी। मैं चुप खड़ी रही तो मेरे पति ने मुझे जोर से धक्का दिया, जिससे मैं मजबूर होकर छत की तरफ बढ़ी। उनकी आवाजें मेरे कानों में गूंज रही थीं। जैसे जैसे मैं सीढ़ियां चढ़ रही थी, मुझे लग रहा था ये सब जानबूझकर किया जा रहा है। जरूर उनका कोई प्लान है। वो शायद कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे मेरे बच्चों को नुकसान हो और उन्हें इस सब से छुटकारा मिल जाए। मैं सीढ़ियां चढ़कर छत पर पहुंची, लेकिन मैं इस वक्त बहुत घबराई हुई थी। कपड़े उतारते हुए मैं लगातार इधर उधर देख रही थी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होने वाला है। इसके बाद मैं जैसे ही सीढ़ी उतरने के लिए पहला कदम रखा, तभी अचानक से मेरा पैर फिसला और उसके साथ ही मुझे समझ आ गया कि इन लोगों का क्या प्लान था। जैसे जैसे मेरी कमर सीढ़ियों से लगते हुए नीचे की तरफ फिसल रही थी, मैं भगवान को याद कर रही थी, और तभी मेरा हाथ रेलिंग पर गया और मैंने पूरी ताकत से उस रेलिंग के हिस्से को पकड़ लिया। मैं इस वक्त लगभग लटकी हुई थी। मेरे दिल में अपनी सुरक्षा से ज़्यादा बस एक ही बात चल रही थी कि मेरे बच्चे सही सलामत रहें। मैं मदद के लिए पुकारना चाहती थी, लेकिन मेरे शब्द बाहर नहीं निकल रहे थे। लेकिन फिर मैं पूरी ताकत से उनके आगे गिड़गिड़ाने लगी कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। लेकिन वो दोनों माँ बेटे कमरे के दरवाजे के पास खड़े बिना किसी हरकत के मुझे देख रहे थे। तभी अचानक से एक बहुत जोरदार आवाज हुई, जैसे कि ना जाने क्या हुआ हो। तब तक मैंने अपना बैलेंस ठीक किया और खुद को धीरे से सीढ़ी पर ही बिठा लिया, लेकिन रेलिंग को मैंने बिल्कुल भी नहीं छोड़ा था। एकदम से जमीन हिलने लगी थी, पहले धीरे से और फिर बहुत तेज। मैंने देखा कि पूरा घर हिल रहा था, दीवारें भी कांप रही थीं, छत से सीमेंट गिर रहा था। मैंने घबराकर पहले तो वहां से उठने की कोशिश की, लेकिन वो असल में भूकंप था जो इतना तेज था जिससे मैं बहुत डर गई
और मैंने एक बार फिर वहीं बैठे रहने का फैसला किया। कुछ ही पलों में सब कुछ बदल गया। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो सिर्फ जिस जगह मैं सीढ़ियों पर बैठी हुई थी वही जगह सही सलामत बची थी और बाकी का पूरा घर टूट गया था। दीवारें जमीन पर गिर गई थीं, कमरे की छत टूट गई थी, हर तरफ धूल मिट्टी फैली हुई थी। मैं कुछ लम्हों के लिए दंग रह गई। मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि अभी ये क्या हुआ है। मेरे पति और मेरी सास कमरे में ही थे, इसीलिए वो दोनों जख्मी हो गए थे। चीखने चिल्लाने की आवाजें दूर तक जा रही थीं। फिर कुछ ही देर के बाद रेस्क्यू वाले आ गए। मोहल्ले वालों की आवाजें भी सुनाई दे रही थीं। वो लोग सबको निकाल रहे थे। मुझे भी आराम से उठाकर बाहर ले जाया गया। मैं डर के मारे कांप रही थी, लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि बस मेरे बच्चे ठीक हों। अस्पताल पहुंचकर मुझे एक बेड पर लिटा दिया गया। कई नर्सें मेरे आसपास थीं। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और फिर मुझसे कहा कि आपके बच्चे बिल्कुल सुरक्षित हैं। ये सुनते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने चैन की सांस ली। मेरी सास की हालत काफी खराब थी, लेकिन वो जिंदा थी। मेरा पति भी बच गया था। उन सबको अलग अलग वार्ड में रखा गया था। कुछ देर के बाद मेरा पति मेरे पास आया। उसके चेहरे पर थकान थी। वो मुझसे बड़े ही रूखे अंदाज में बोला, अब मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। मेरा घर भी अब खत्म हो चुका है, इसीलिए जब ठीक हो जाना तो यहाँ से चली जाना। मैं चुप रही। मैंने भी पलटकर कहा, ठीक है, क्योंकि उस वक्त मेरे अंदर ना तो उससे लड़ने की हिम्मत थी और ना ही बहस करने की इच्छा, क्योंकि सब कुछ वैसे ही बिखर चुका था। कुछ दिनों के बाद हमें राहत शिविर में शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि घरों में तो अब सिर्फ मलबा बचा था। जिंदगी अब उन्हीं शिविरों में थी। एक तरफ मेरा पति और उसकी माँ रहते थे और दूसरी तरफ मैं अलग टेंट में थी। जिंदगी बहुत साधारण थी। कभी कोई लोग खाना दे जाते थे तो कभी सरकारी महकमे वाले आकर कुछ मदद कर देते थे। कई लोगों ने भी मदद की। कभी कपड़े और राशन मिलते। मैं चुपचाप सब कुछ जमा करके रख रही थी। अब मेरे अंदर किसी से कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं रही थी। मैं बस सिर्फ अपने बच्चों के बारे में सोचती थी। वो मेरे अंदर थे और यही मेरी आखिरी उम्मीद थी। जिंदगी ने मुझे एक अजीब ही मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था, जहाँ सब कुछ खत्म हो चुका था, लेकिन फिर भी मैं अभी तक जिंदा थी, क्योंकि मैं एक माँ बनने वाली थी। शायद इसीलिए वहां पर मेरा ख्याल सबके मुकाबले कुछ ज्यादा ही रखा जा रहा था। वहां मौजूद कुछ औरतें मेरी हालत को अच्छे से समझ रही थीं। उनकी आंखों में मेरे लिए हमदर्दी थी, क्योंकि वो खुद भी औरतें थीं। वो मेरे पास आकर अक्सर बैठ जाती, कभी मुझे दिलासा देती तो कभी खाने के लिए पूछती। फिर कुछ महीने बीते तो मुझे राहत शिविर से निकालकर एक छोटे से पक्के घर में शिफ्ट कर दिया गया। वो जगह पहले से बेहतर थी। उसकी छत सुरक्षित थी, दीवारें भी काफी मजबूत थीं। मुझे एक छोटा सा कमरा दे दिया गया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर तुम्हारे लिए रहना ज़्यादा बेहतर है। मैं काफ़ी दिनों के बाद कुछ हद तक सुकून महसूस कर रही थी। वहाँ पर एक डॉक्टर भी थी जो रोज आती थी। मैंने एक दिन उनसे कहा कि हादसे के बाद से मेरा अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ है, काफ़ी वक्त गुजर चुका है। उन्होंने नरमी से कहा, ठीक है, हम कर लेते हैं, आप फिक्र ना करिए, आपकी बारी जल्दी आएगी। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा। मैं अपने छोटे से कमरे में ज्यादातर चुपचाप रहती। कभी बाहर लगे हुए तंबुओं की तरफ देखती, जहां लोग अपनी अपनी परेशानी में व्यस्त थे। मेरी सास भी वहां से खुश नहीं रह रही थी। वो अभी भी हर वक्त किसी न किसी से झगड़ा करती रहती थी। कभी कहती कि हमें इतना खाना कम क्यों मिलता है, कभी कहती कि हमें इस जगह पर क्यों रखा जा रहा है, हमें भी पक्की जगह पर लेकर जाओ, और कभी इस बात पर झगड़ा करती कि मेरी बहू को कमरा क्यों दिया गया। लोग उसे समझाते कि मैं एक प्रेग्नेंट औरत हूँ, इसीलिए मुझे ये सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन फिर भी वो नाराज होती। इन सब चीज़ों के बावजूद अब मुझे किसी की भी ज़्यादा परवाह नहीं थी, क्योंकि मैं अंदर से बहुत थक चुकी थी। मेरी सास अक्सर मुझे ऐसे ही देखती जैसे मेरा कोई खास वजूद ही नहीं है, लेकिन मैं जानती थी कि मेरा वजूद है और मेरे अंदर 2 जिंदगियां पल रही हैं, मेरी 2 बेटियां हैं। ये ख्याल मुझे हर वक्त मजबूत रहने की हिम्मत देता था। मैं खुद से कहती कि एक माँ के लिए उसकी औलाद सिर्फ औलाद होती है। माँ को कभी भी बेटा या बेटी का फर्क महसूस नहीं होता। एक माँ अपने बच्चों को पूरे दिल से पालती है। वक्त गुजरता रहा, लेकिन एक नई मुश्किल सामने आ गई। सब तरफ बातें होने लगीं कि जो शादीशुदा जोड़े हैं
उन्हें अब रहने के लिए अलग से जगह दी जाएगी। मैं सोचने लगी कि अगर ऐसा हुआ तो फिर मुझे भी अपने पति के साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक मेरा उससे तलाक नहीं हुआ था और मैं प्रेग्नेंट भी थी। अभी तक उसने मुझे इसलिए भी तलाक नहीं दिया था क्योंकि फिलहाल वो और मुश्किलों से जूझ रहा था और हालात भी काफ़ी कठिन थे। ये सब बातें मेरे दिमाग में घूमती रहती थीं। जब मैंने इस बारे में डॉक्टर से बात की तो उन्होंने कहा कि जैसे ही तुम्हारा बच्चा पैदा हो जाए और अगर तुम्हारा पति तुम्हें तलाक दे देता है तो फिर तुम्हें अलग रहने की जगह मिल सकती है। ये सुनकर मेरे अंदर अजीब सा सुकून और फिक्र दोनों ही चलने लगे। मैं जानती थी कि मेरी जंग अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि असली जंग तो अभी शुरू होने वाली है। फिर एक दिन अचानक रात को मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। हवा में ठंडक थी। मैं अपने बिस्तर पर लेटी थी और मुझे अजीब सा दर्द शुरू हुआ। पहले ये दर्द हल्का था, फिर धीरे धीरे बढ़ने लगा। मैंने दीवार का सहारा लिया और खुद को संभालने की कोशिश की। मेरी सांस तेज होने लगी। डॉक्टर तुरंत मेरे पास आईं। उन्होंने मेरी हालत देखकर नर्सों को बुलाया। वो सब तुरंत ही हरकत में आ गए। मुझे सावधानी से बेड पर लेटाया गया। सब लोग धीमे धीमे बातें कर रहे थे। मेरी आंखें बंद हो रही थीं और मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। फिर काफ़ी देर के बाद नॉर्मल डिलीवरी हुई। सबने चैन की सांस ली, लेकिन मेरी हालत काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। कुछ देर के बाद मैं बेहोश हो गई और मुझे कुछ याद नहीं रहा। जब होश आया तो कमरे में हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। मैंने धीरे से आंखें खोली। अभी भी मुझे काफ़ी भारीपन लग रहा था। मैंने डॉक्टर से पूछा कि मेरे बच्चे कैसे हैं? तो डॉक्टर ने मेरी तरफ देखा और नरम अंदाज में बोली कि बेटियां नहीं, बल्कि तुम्हें एक बेटा और एक बेटी हुई है। ये सुनते ही मैं कुछ पलों के लिए चुप रह गई। मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा था। मैंने कहा, लेकिन पहले एक डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि मुझे दोनों बेटियां हैं। तो वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, देखो, जब जुड़वा बच्चे होते हैं तो कभी कभार अल्ट्रासाउंड में गलती हो जाती है। एक ही बच्चे को 2 बार देख लिया जाता है और शायद पहली वाली डॉक्टर ने तुम्हारी बेटी को ही 2 बार देखकर ऐसा बता दिया होगा। उन्होंने कहा कि सच यही है कि तुम्हारा एक बेटा है और एक बेटी है और दोनों ही हेल्दी और बहुत खूबसूरत हैं। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। डॉक्टर बोली, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मैंने कुछ देर बाद खुद को संभाला और फिर उन्हें सारी बात बता दी कि पहले मुझे जब ये जानकारी दी गई थी तो मेरे घर में कैसे हालात थे। वो ये सब सुनकर हैरान रह गई। वो कुछ देर चुप रही, फिर बोली, ये लोग तो बहुत ही बुरे हैं। अब तुमने क्या फैसला किया है? तुम चाहो तो एनजीओ वालों की मदद ले सकती हो, वो लोग तुम्हारी मदद कर देंगे। मैंने थोड़ा सोचकर कहा कि मैं एक बार अपने पति को ये सब बात बताना चाहती हूँ। डॉक्टर तुरंत बोली, तुम ऐसे पति को क्यों बताना चाहती हो जिसने तुम्हारे साथ इतना सब करने की कोशिश की? मैंने धीरे से कहा कि हाँ, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन आखिर वो इन बच्चों का पिता है, उसे भी जानने का अधिकार है। डॉक्टर बोली कि तुम इस वक्त जज्बातों में बहकर फैसला कर रही हो। मैंने कहा, हाँ, हो सकता है मैं इमोशनल हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये उसका अधिकार है। डॉक्टर ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें बताना है तो बता देना, लेकिन फिलहाल तुम आराम करो। इसके बाद मैंने 1 हफ्ते तक आराम किया। इस दौरान मेरी बहुत अच्छे से देखभाल की गई। तुम्हारे पति को यहाँ बुला लिया गया है। मैं उस वक्त बेड पर ही थी, तभी मुझे बाहर से पैरों की आहट सुनाई दी और दरवाज़ा धीरे धीरे खुलने लगा। मैंने देखा तो मेरा पति अंदर आ रहा था। मुझे पूरी उम्मीद थी कि जब वो मेरे पास आएगा तो पहले की तरह ही कोई न कोई उल्टी सीधी बात जरूर करेगा और मुझ पर एहसान जताएगा कि अगर बेटा पैदा हो भी गया तो तुमने कौन सा बहुत बड़ा काम कर दिया, और मुझे तलाक का फैसला सुनाकर चला जाएगा। यही सब सोचकर मैं बैठी थी। मैंने खुद को मानसिक तौर पर तैयार भी कर लिया था। सच कहूँ तो मैंने उसे इसलिए बुलाया था ताकि वो इस रिश्ते को अब खत्म कर दे। मेरे पास अब वैसे भी कुछ नहीं बचा था सिवाय मेरे 2 बच्चों के, और अब मुझे उनके लिए ही आगे सोचना था। मैं चुपचाप बैठी दरवाजे की तरफ देख रही थी कि वो अंदर आया। कमरे में एक पल के लिए बिल्कुल सन्नाटा पसर गया। उसके चेहरे पर पहली बार वो शक्ति नहीं थी जो पहले दिखती थी। जैसे ही मैंने उसे बताया कि एक बेटा है और एक बेटी हुआ है तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। वो कुछ पल खड़ा रहा, फिर अचानक मेरे पास आया और मेरे पैरों के पास गिर गया। मैं हैरान रह गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो रोते हुए माफ़ी मांगने लगा
बोला, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी आराधना। मैंने अपनी माँ की बातों में आकर अपनी शादीशुदा जिंदगी को खराब कर दिया। मुझे बेटियों से भी कोई दिक्कत नहीं थी, वो भी तो मेरी अपनी ही औलाद हैं। मैं ये कैसे भूल गया। मैं तुम पर हाथ उठाता रहा। मैंने तुम्हें बहुत ही दुख दिया और भगवान ने मुझे सजा दे दी। मेरा घर टूट गया, मेरी जिंदगी बिखर गई। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। ये मेरे बच्चे हैं, माँ के बिना नहीं रह सकते। मुझे माफ कर दो। वो बार बार यही बोलता रहा और रोता रहा। मैं चुप थी। मेरे अंदर गुस्सा भी था और थकान भी। मैंने धीरे से कहा कि लेकिन अब फिर से तुम्हारी माँ हमारी जिंदगी में वैसे ही जहर घोलेंगी तब। तो वो बोला कि मैं अपनी माँ की कोई बात नहीं सुनूंगा। अब सिर्फ तुम और हमारे बच्चे हैं जिन्हें संभालूंगा। मैं उसे देखकर बोली कि पर मुझे तुम पर अब कोई भरोसा नहीं। तुमने तो कोई भी ऐसी वजह नहीं छोड़ी है जिससे मैं तुम पर दोबारा यकीन करूं। यहाँ तक कि तुमने अपनी आखिरी लिमिट भी क्रॉस कर दी। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। वो धीरे से उठा और फिर कमरे से बाहर चला गया और दरवाजे पर जाकर एक बार पलट कर देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। मैं वहीं भारी दिल से बैठी रही। इसके बाद वो कई बार आया। कभी वो बच्चों को देखने आता तो कभी उन्हें गोद में लेने। वो अपनी बेटी को अब ज्यादा वक्त देता था, उसके साथ खेलता था, उसे प्यार करता था और बार बार उससे भी कहता था कि मुझे माफ कर दो। पर मैं हर बार मना कर देती, लेकिन वो हर बार वापस आता और फिर यही सिलसिला चलता रहा। फिर आखिरकार वो वक्त आया जब मैं थक चुकी थी और अपने बच्चों के भविष्य को देखकर मैंने आखिरकार उसे माफ कर दिया। मैंने सोचा कि ये मेरे बच्चों के पिता हैं और आखिर हम हैं तो एक ही परिवार, और बच्चों के लिए जितनी माँ जरूरी होती है उतना एक पिता भी। इसी दौरान सरकार और एनजीओ वालों की तरफ से हमें एक छोटा सा घर भी मिला जिसमें 2 कमरे थे, छोटा सा आंगन और किचन। वो जगह उन राहत शिविरों से काफ़ी बेहतर थी। हमने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत वहीं से की। मेरी सास भी साथ रहने लगी थी। मैं अंदर ही अंदर डर रही थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो जरूर कुछ ना कुछ करेंगी। पहला दिन था। चारों तरफ बिल्कुल शांत माहौल और एक एक करके सामान रखा जा रहा था। एनजीओ की तरफ से हमें कुछ जरूरी चीजें भी दी गईं, जैसे कपड़े, बर्तन और रोजमर्रा का सामान। घर में पहली बार एक व्यवस्था सी दिख रही थी। मेरे पति ने अपनी नौकरी पर जाना शुरू कर दिया था। उस घर में रहते हुए न जाने कैसा अजीब सा एहसास होता था। लेकिन जो भी हो, जिंदगी दोबारा चल रही थी। मुझे एनजीओ वालों की तरफ से सिलाई मशीन दी गई। जब मैंने उसे अपने हाथ में लिया तो दिल में सोचा कि अब मैं अपने पति पर निर्भर नहीं रहूंगी, क्योंकि कई बार किसी दूसरे पर निर्भरता ही आपकी वैल्यू को खत्म कर देती है। मैं अब अपने बच्चों के लिए खुद कुछ करना चाहती थी ताकि मैं इस नई जिंदगी को दोबारा से अपने दम पर खड़ी कर सकूं। मेरे दिल में कहीं ना कहीं भविष्य का डर अभी भी बैठा था, क्योंकि मुझे इस बात की फिक्र लगी रहती थी कि ना जाने कब मेरी सास कोई नई बात शुरू कर दे और उस बात को बढ़ाकर वो मेरे घर में दोबारा से आग लगवा दे, और मैं फिर से इस हालत में नहीं पहुंचना चाहती थी। इसीलिए मैं कोशिश करती थी कि मैं कम ही बोलूं और अपने काम में व्यस्त रहूं और घर को किसी तरह से अच्छे से संभाल कर रखूं। लेकिन कहते हैं ना, सिर्फ घर बदलने से कुछ नहीं होता, लोगों को अपनी सोच भी बदलनी चाहिए। और आखिरकार वही हुआ। सुकून ज्यादा दिन नहीं रुका। एक दिन वही हुआ जिसका मुझे अंदेशा था। मेरी सास कमरे में आई। उनके चलने के अंदाज से ही मुझे एहसास हो गया कि वो गुस्से में हैं। उनका चेहरा सख्त था और आंखों में वही पुराना तीखापन। वो अंदर आते ही तेज आवाज में चिल्लाने लगी, जो चारों तरफ गूंजने लगी। वो मुझसे बोली कि ज्यादा हमारे सिर पर चढ़ने की कोशिश मत करना। याद रखना, तुझे मेरा बेटा अपने सिर से उतार कर बाहर फेंक देगा। अगर वो चाहे तो अभी दूसरी शादी कर सकता है। उनके शब्द बहुत ही जहरीले थे, जो मेरे दिल को दुखा रहे थे। पर मैं इस बार चुप रही। मैंने कुछ भी नहीं कहा। वो और तेज तेज बोलती ही चली जा रही थी और फिर एकदम से वो मेरे पास आई और गुस्से में मुझ पर हाथ उठा दिया। मैं तो कुछ समझ ही नहीं पाई, लेकिन उसी पल मेरा पति आ गया। उसने तुरंत उनका हाथ पकड़ लिया। उसने कड़क आवाज में अपनी माँ से कहा, बस कर दो माँ, भगवान के लिए बस कर दो, अपनी ये हरकतें बंद करो। मैंने पहली बार अपने पति की ऐसी सख्त आवाज सुनी थी। उसने आगे बढ़कर कहा, ये मेरी पत्नी है। हम लोग पहले ही बहुत कुछ देख चुके हैं।
इतनी बड़ी मुसीबत से अभी हम निकले हैं और ये सब कुछ कहीं न कहीं आपकी वजह से ही हुआ है। उसके शब्द सुनकर बिल्कुल सन्नाटा पसर गया। मेरी सास हक्का-बक्का रह गई। फिर वो एकदम से चिल्लाकर अपने बेटे से बोली, मैंने तुम्हें पाल-पोस कर बड़ा किया और आज तुम इस औरत की वजह से मुझसे ऐसे बोल रहे हो? इसने बच्चे पैदा करके क्या तुम पर कोई एहसान कर दिया है? वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं कोई बेकार सी चीज हूं। मेरे पति ने गहरी सांस ली और मजबूत अंदाज में बोले, आपको अपने बेटे से प्यार है और आप अपनी परवरिश का एहसान हर वक्त जताती रहती हैं, लेकिन मेरी पत्नी की औलाद औलाद नहीं है क्या? जैसे कि मैं आपका बेटा हूं, वैसे वो मेरे भी तो बच्चे हैं। अब मैं वो नहीं रहा जो पहले था। मेरी आंखें खुल चुकी हैं। मैंने अतीत में बहुत गलतियां की। आपकी बातों में आकर मैंने अपनी बसी बसाई गृहस्थी खराब की। मैंने अपनी पत्नी पर हाथ उठाकर बहुत बड़ा पाप किया। अपने बच्चों से दूर रहा। अगर मैं आपकी बातों में ही रहता तो मैं सब कुछ खो देता। फिर मैं कहाँ जाता? ये कहते हुए उसकी आवाज एकदम से भर आई। मैं मानता हूं कि मैं तुम्हारा बेटा हूं, लेकिन मेरी शादी हुई है तो मेरी जिम्मेदारी मेरी पत्नी और बच्चों की तरफ भी होती है ना। तुम्हारा बेटा होने का मतलब ये तो नहीं है कि उनकी मेरे जीवन में कोई अहमियत ही कम हो जाएगी। इसीलिए मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, अब बस कर दो और हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। तुम बेशक इस घर में रहो, लेकिन हमारे मामलों में दखल अंदाजी मत करो। उस दिन मैंने अपने पति की आवाज में पहली बार एक मजबूती देखी, एक फैसला देखा। मेरी सास कुछ देर खड़ी रही, फिर धीरे धीरे पीछे हट गईं। उन्होंने कुछ नहीं कहा और वापस अपने कमरे में चली गईं। इसके बाद उस घर में शोर शराबा बहुत कम हो गया। वो ज्यादातर अपने कमरे में ही रहती, वहीं खाना खाती और चुप बैठी रहती। घर का माहौल बदलने लगा था। अब मुझे किसी भी चीज के लिए बार बार इजाजत नहीं लेनी पड़ती थी। मैं अपने हिसाब से खाना बनाती, बच्चों को संभालती और घर को चलाती। मैं अब कपड़े सिलना भी शुरू कर चुकी थी, जिससे मुझे ठीक ठाक कमाई हो जाती थी, जिस वजह से घर में अब तरक्की दिखने लगी थी और घर के खर्च भी अच्छे से पूरे होने लगे। कम से कम अब हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता था। अब मेरे पति के बर्ताव में बहुत नरमी आ गई थी। वो बच्चों का भी ख्याल रखते थे और कई बार तो अपनी मर्जी से घर के कामों में मेरी मदद भी कर देते थे। सच कहूँ तो अब ये घर घर जैसा लगता था, पर पता नहीं क्यों मुझे पूरी तरह से सुकून महसूस नहीं होता था। लगता था कि कहीं ये सब दिखावा तो नहीं है, कहीं वो बदलने का नाटक तो नहीं कर रहा और किसी दिन फिर से वही सब कुछ ना शुरू हो जाए, वही मारपीट, गुस्सा, बेइज्जती। इसीलिए कुछ भी होता तो मैं हर छोटी छोटी चीज पर बहुत ध्यान देती। एक दिन मैंने अपने शक को दूर करने के लिए सोचा कि मैं उसे जानबूझकर गुस्सा दिलाकर देखती हूँ, जिससे पता चल जाएगा कि वो सच में बदला भी है या नहीं। इसीलिए एक दिन मैंने जानबूझकर सब्जी में ज्यादा नमक डाल दिया। जब मैं खाना अपने पति के सामने रखी तो मैं बहुत डर रही थी और उसके रिएक्शन का इंतजार कर रही थी। उसने आराम से खाना शुरू किया। मेरी नजरें लगातार उसके चेहरे पर थीं, लेकिन उसने कोई गुस्सा नहीं किया। ना वो मुझ पर चिल्लाया, ना मुझे डांटा, बस चुपचाप खाता रहा। मैं हैरान रह गई कि ये वही इंसान था जो कभी छोटी सी गलती पर भी मुझ पर हाथ उठा देता था, और आज वो बिल्कुल चुप था। रात को जब सब सो गए तो मैंने हिम्मत करके अपने पति से कहा कि वो आज मैंने सब्जी में नमक जानबूझकर ज्यादा किया था। मुझे लग रहा था कि आप गुस्सा करेंगे। वो मेरी बात सुनकर कुछ देर चुप रहे, फिर प्यार से बोले, इंसान से गलती हो जाती है, कभी ना कभी तो ऐसा हो ही जाता है ना, भला इसमें गुस्सा करने वाली बात ही क्या है। फिर वो बोले, तुम दिन भर दोनों बच्चों को संभालती हो, घर के सारे काम करती हो और फिर सिलाई का काम भी करती हो, तुम भी तो थक जाती होगी ना। ये जरूरी तो नहीं कि हर वक्त हर चीज में सही तरह से ध्यान दे सको। तुमसे भी गलती हो सकती है। मैं तुम्हारे साथ मैंने पहले बहुत गलत किया है, लेकिन अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं वैसा बिल्कुल भी ना बनूं। उसकी बातें सुनकर मेरे अंदर अजीब सा हल्कापन आ गया और हैरानी भी। मैंने उससे कहा कि आप सच में बदल गए हैं। वो थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला, इंसान बदलता है जैसे जैसे उसे समझ आती है। मैं पहले बुरा था, ये बात मुझे पता चल चुकी है और इसीलिए मैं अब अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हूँ। बस तुम मेरा साथ दो और पुरानी बातों को भूल जाओ। मैंने उसे धीरे से कहा कि
ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। लेकिन सच कहूं तो मेरे साथ जो कुछ हुआ था, उसने मेरे अंदर एक खौफ बैठा दिया था, जिस वजह से मैं पूरी तरह से निश्चिंत नहीं हो पा रही थी। मेरे पति बच्चों से भी बहुत प्यार से पेश आते थे। अब तो कई बार वो सुबह उठकर हम सबके लिए चाय भी बना देते और नाश्ता भी ले आते। मैं किचन में काम करती तो वो कई बार पूछ लेते कि तुम्हें मदद तो नहीं चाहिए। बच्चों की देखभाल में भी वो मेरा हाथ बटाते। घर में अब कलह की जगह सुकून महसूस होने लगा था। एक दिन मैं जब किचन में पराठे सेक रही थी तो मेरे पति मेरे पास आए और बोले कि जाओ, तुम कुछ देर आराम कर लो, ये सब मैं कर लूंगा। तुम रात में बच्चों की वजह से ठीक से सो भी नहीं पाई। मैं चुपचाप उन्हें खड़ी देखती रही। रात को जब सब खाना खा रहे थे तो उन्होंने खुद बच्चों को भी साथ में बिठाया और मुझे भी बैठने को कहा। ये सब कुछ मेरे लिए सच में भरोसा ना कर पाने के काबिल था, क्योंकि पहले जब खाना खाया जाता था तो अजीब सी टेंशन होती थी, लेकिन अब खुशी महसूस होती थी। अगले दिन वो मुझे अपने साथ बाजार लेकर गए। हम दोनों पहली बार एक साथ बाहर कहीं गए थे। हमने साथ में बच्चों के लिए खिलौने खरीदे, कपड़े भी। लेकिन जब मुझसे मेरी पसंद पूछते वो तो मैं मना कर देती। तो वो मुझसे कहते कि तुम्हारी पसंद भी उतनी ही मायने रखती है जितनी मेरी। इसके बाद हम घर वापस आ गए। मेरी सास अब हमसे बहुत ही कम बोलती थी, क्योंकि उन्हें शायद हम पति पत्नी का एक साथ यूं हंसते बोलते हुए रहना अच्छा नहीं लगता था। पर मुझे समझ नहीं आता था कि भला कोई माँ अपने ही बेटे की गृहस्थी को हर वक्त उथल पुथल होते हुए कैसे देख सकती है। जब उन्होंने शादी अपनी मर्जी से अपने बेटे की मेरे साथ करवाई है, तो फिर भला हमें एक साथ परिवार की तरह खुश देखने में उन्हें दिक्कत क्या है। पर मुझे उनकी ये बात कभी समझ नहीं आती थी। मैं जब बाजार से आई तो उनके लिए साड़ी लेकर आई थी। मैं बड़ी उम्मीद के साथ उनके पास साड़ी लेकर गई कि शायद वो खुश हो जाएंगी, लेकिन उन्होंने उस पर कोई भी भाव नहीं दिखाया। बस चुपचाप साड़ी अपने पास रख ली। लेकिन मैंने अब सोच लिया था कि अब मैं इससे ज़्यादा और प्रयास नहीं कर सकती, क्योंकि सच यही है कि कभी कभी आप किसी के लिए कितना भी कर लें, अगर उसे आपसे खुश नहीं होना है तो वह आपसे कभी खुश नहीं होगा। इसीलिए मैं अब अपनी ज़िंदगी में अपनी खुशियाँ सिर्फ अपने बच्चों में ही ढूंढती हूँ। दोस्तों, क्या आपने भी अपने आसपास कभी इस तरह की चीज़ को महसूस किया है कि कुछ लोगों ने अपने बच्चों की शादी करवाई, यानी कि अपने बेटों की शादी कराई, लेकिन उन्हें कभी भी अपने बेटे और बहू को साथ में हंसते खेलते एक परिवार की तरह देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, बल्कि वो लोग हमेशा अपने बेटे बहू के बीच में झगड़े करवाते रहते थे। वो चाहते थे कि उनका बेटा उनकी बहू को हमेशा दबा कर रखे, उस पर चीखे चिल्लाए, और उनकी अपनी जो गृहस्थी है उसमें हमेशा उथल पुथल ही मची रहे। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आपने इस चीज़ को महसूस किया है जो कि इस कहानी में दिखाया गया? और आपको क्या लगता है कि कई बार पेरेंट्स ऐसा क्यों करते हैं? आपकी राय हम ज़रूर कमेंट बॉक्स में जानना चाहेंगे। तो दोस्तों, आप किस शहर से हमारी ये कहानी सुन रहे हैं और आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाइप दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो मुझे सुपर थैंक्स देकर अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दिखाएं, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही शानदार कहानियाँ लाती रहूं। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन एवं जागरूकता फैलाना है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और स्थान किसी भी वास्तविक व्यक्ति, समुदाय या घटना से संबंधित नहीं है। इस वीडियो में दर्शाए गए घरेलू हिंसा, मानसिक उत्पीड़न और सामाजिक मुद्दों का समर्थन नहीं किया जाता, बल्कि इनका उद्देश्य समाज में जागरूकता लाना है। दर्शकों से अनुरोध है कि इस तरह के व्यवहार को वास्तविक जीवन में प्रोत्साहित ना करें और किसी भी प्रकार की हिंसा या अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं। इस कंटेंट को संवेदनशील विषयों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत किया गया है। कृपया इसे केवल एक कहानी के रूप में ही देखें। धन्यवाद।